अस्सलामुअलैकुम। अल्फ़ा सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। इस सीरीज़ में मैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो फिज़िक्स का कोर्स है उसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हल करेंगे। आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल मेजरमेंट है, इसकी एमसीक्यूज़ को। तो एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर्ड बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 पीएम। एक एनालॉग वॉच है, इस पे जो हावर्स वाली जो आर्म्स है वो 5 पीएम पर खड़ी है, तो वो ओरिजिनल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए, जब ये आर्म्स जो हावर्स वाली आर्म्स है, जब ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो हमारे पास ये कंप्लीट होते हैं 12 हावर्स। दैट इज 1 रिवोल्यूशन एज इक्वल टू 12 हावर्स। जबकि जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो 1 रिवोल्यूशन में जो नंबर ऑफ रेडियन है वो है 2 पाई रेडियन। दैट इज 1 रिवोल्यूशन एज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दैट इज 12 आवर एज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दोनों साइड को हम 12 पर डिवाइड करते हैं, सो वी गेट 12 को 12 के साथ कट जाएगा, दैट इज 1 आवर एज इक्वल टू 2 एंड 6, दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। एक घंटे में हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन होती है। यानी जब आर्म्स जो हावर्स वाली आर्म्स है, जब वो एक घंटा जो है ना ये टिक मारता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेडियन जो है वो पाई डिवाइडेड बाय 6 है। इसको हम एक तरह से कहते हैं कि दैट इज हावर्स टू रेडियन कन्वर्जन फैक्टर्स। यानी जब हम हावर्स को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसी जो है फैक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है 5 पीएम, तो दोनों साइड को हम 5 पर मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी 5 आवर्स एज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। दैट इज 5 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें 3.14, 6 पर डिवाइड करते हैं, तो इन सब की जो इन सब की जो कैलकुलेशन है, इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट विल बी 2.610। इसको फिर राउंड अप करते हैं। तो जब हम इसको राउंडिंग अप करते हैं तो 6 से, चूंकि 5 से ग्रेटर है, तो इससे 1:2 के साथ 8 हो जाएगा, सो देट विल बिकम एज 3। तो हमारे पास जब हावर्स वाली जो आर्म्स है वो 5 पीएम पर खड़ी हो, तो वो हो 3 रेडियन एंगल जो है वो हो ओरिजिनल के साथ बनाएगा, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में, दैट इज 3 रेडियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि 1 डिग्री एज इक्वल टू, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। सो द वेरी फेमस इक्वेशन और द वेरी फेमस जो इक्वलिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हाउ मेनी रेडियन आर इक्वल टू डिग्री। सो 1 रेडियन हमारे पास बराबर होती है 1 रेडियन एज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब 57.3 डिग्री, अब दोनों साइड को 57.3 पर डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास आएगा दैट इज 1 डिग्री। ये 57 इसके साथ काट जाएगा, सो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, एंड 1 डिवाइडेड बाय 57 से हमारे पास आएगा 0.01745। तो हमारे पास 1 डिग्री में होती है 0.01745 रेडियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है द metric prefix for 0.0000000 and 1s। यहां पर मेट्रिक का मतलब क्या है? यहां पर मेट्रिक का मतलब ये कि इसी नंबर को जब हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तभी हम यूज करते हैं प्रीफिक्स को। तो जब हम इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पॉइंट को हम लार्ज नंबर, जहाँ जिस साइड पर हमारे पास जो नंबर्स है उसकी जो ज्यादा हो, तादाद ज्यादा हो, तो उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से शिफ्ट होके इस 1 के पीछे लगेगा,
सो दैट विल बी 1.0, दिस इज 10 की पावर। अब कितने नंबर हमने जो राइट साइड को ले गए हैं, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हमने इस पॉइंट को राइट साइड पर ले गए हैं। सो और ये राइट साइड है, सो दैट विल बी -1, सो -6। तो 10 की पावर -6 को हम कहते हैं माइक्रो, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइक्रो। सो 1 माइक्रो हमारे पास है ऑप्शन बी में, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। ये रूट्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स के बारे में है ये एमसीक्यूज नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है 71 न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास जो है ये फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये जो रखा गया है ये जो एक साइंटिस्ट का नेम भी है। सो जब भी हम फुल नेम ऑफ वो यूनिट जो फुल नेम ऑफ साइंटिस्ट हो, तो जब हम उसको फुल लिखते हैं तो उसके सारे जो लेटर्स हैं हम उसको स्मॉल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एन कैपिटल है, सो लिहाजा ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में है 12 मिली, सॉरी दिस इज 12 मीटर माइक्रो सेकेंड। जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास 2 यूनिट्स के बीच आ गया है, जबकि प्रीफिक्स हमेशा हमारे पास नंबर एंड यूनिट जो है उनके बीच हमारे पास प्रीफिक्स आती है। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स के बीच आ गई है, सो लिहाजा ये हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में है 8 किलोग्राम्स, दिस इज 8 kg। अब यहां पर जो के है ये कैपिटल लिखा गया है। याद रखिए जब किलोग्राम्स को हम एज ए यूनिट यूज करते हैं के चूंकि एक प्रीफिक्स है जो कि हम इसको कहते हैं किलो एंड दिस स्टैंड्स फॉर 10 की पावर 3। जब हम इस के को कैपिटल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रीफिक्स है, यानी अगर यहाँ पर जो लिखा गया है 8 कैपिटल kg, तो ये के हमारे पास ये प्रीफिक्स है। और सो दैट विल बी स्टैंड्स एज 8 क्रॉस 10 की पावर 3 ग्राम्स। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अब हमारे पास इसकी इस तरह होगी। लेकिन जब हमारे पास इसी के को हम स्मॉल लिखते हैं, दैट इज kg, 8 kg, अगर हम इसको लिखे के को स्मॉल लिखते हैं तो फिर ये हमारे पास kg एक यूनिट हो गई, इस यूनिट है मास की। तो ऑप्शन डी में देखिए इसमें क्या है 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो kg में k है ये स्मॉल लिखा गया है, सो दैट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 कुछ इस तरह है कि a student measured a distance several times. The reading lies between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best record as। ये है हमारे पास जो रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी है कि हम मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बारे में ये एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो है 49.8 एंड 50.2 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी इन दोनों के बीच को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर है 49.8 प्लस माइनस 0.2। तो प्लस माइनस का मतलब है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 49.8 प्लस 0.2 एंड 49.2 माइनस 0.2 के बीच आ रही है। तो हमारे पास इसकी 49.2 प्लस 0.2 से आ रहा है 50, जो कि इसकी रेंज में नहीं है। सो लिहाजा हमारे पास यहां पर होगी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में जब हम 50 के साथ 0.2 को ऐड करते हैं सो दैट गिव्स अस 50.2 सेंटीमीटर, जबकि इस यहाँ पर 50.2 से जब -2 को 0.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आती है 49.8, जो हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर एस।
परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह है कि द अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.25, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास है 3.76। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ, सो दैट विल बी इक्वल टू 0. That will become as 0.6। और इसको जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना 0.25 डिवाइडेड बाय 3.76 को 100 के साथ, जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6 पॉइंट, यानी इसको डायरेक्ट करते हैं आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 6.6%। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है। एमसीक्यू नंबर 7, that is the temperature of two bodies measured by thermometer are T1 as equal to 20.0 plus minus 0.5 degree centigrade and T2 as 50.0 plus minus 0.5 degree centigrade. The temperature difference and the error therein is। तो यहाँ पर एक थर्मामीटर की मदद से दो बॉडीज की, एक ही थर्मामीटर की मदद से दो बॉडीज की टेम्परेचर को मेजर किया गया है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि एक ही थर्मामीटर को यहाँ पर यूज किया गया है? तो हम डिवाइस की मेजरमेंट के, कौन सी डिवाइस से इस चीज को मेजर किया गया है, हम उसको जानेंगे इसकी अनसर्टेनिटी से। तो थर्मामीटर में के इस जो टेम्परेचर T1 है एंड टेम्परेचर T2 जिस थर्मामीटर के साथ इसको मेजर किया गया है, तो दोनों की रीडिंग में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो सेम ही है 0.5 एंड 0.5। सो लिहाजा हमारे पास एक ही थर्मामीटर से दोनों बॉडीज की टेम्परेचर को मेजर किया गया है। तो यहां पर हमने फाइंड करना है टेम्परेचर डिफरेंस एंड विद द अनसर्टेनिटीज। तो दैट विल बिकम एज the T2 minus T1 and this is equal to T2 हमारे पास है 50.0 प्लस माइनस 0.5 माइनस T1 हमारे पास है 20.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इसको मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो हमारे पास रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर द अनसर्टेनिटी, उसमें जो सम एंड डिफरेंस का रूल्स है वो कुछ ऐसे तरह है कि जब भी हम दो मेजर्ड वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दोनों सूरतों में ऐड होगी। जबकि मेजर्ड वैल्यूज वो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस, यानी अगर हम ऐड करते हैं मेजर्ड वैल्यूज को या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो दोनों केसेस में ऐड होगी। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सो मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज 50.0 माइनस 20.0, दैट विल गिव्स अस 30.0 प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज 0.5 एंड 0.5 ये ऐड हो गए, ये बन जाएगा 1.0 एंड दिस इज डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि 5.0 प्लस माइनस 4.0% मल्टीप्लाइड बाय 3.0 प्लस माइनस 3.3%, इससे क्या आंसर आएगा? तो ये भी हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। प्रोडक्ट के दौरान हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो सम अप होती है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस, यानी मल्टीप्लिकेशन के दौरान मेजर्ड वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है जबकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती है। तो जब हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 15, दिस इज 15.0 और यहां पर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो ऐड हो जाएगी। सो दैट विल बी प्लस माइनस, सो 4 प्लस 3.3 दैट गिव्स अस
3%, जो कि है हमारे पास कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन बी में. इट्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ MCQs नंबर 9 है, that is 2.0 प्लस माइनस 2.0% पावर 3. ये भी हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड फाइनल रिजल्ट. तो जब हमारे पास पावर हो तो पावर की सूरत में जो मेजर्ड वैल्यू उसका तो हम वैसे ही पावर लेंगे, जबकि जो एब्सोल्यूट जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर 2.0 प्लस माइनस 2% है, तो 2 का हम पावर अलग लेंगे, 2 के पावर 3, एंड प्लस माइनस जो 2 है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसके साथ जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.0%. सो 2 की पावर 3 से हमारे पास आएगा 8, एंड दिस इज प्लस माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, सो दिस इज 6.0%, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में. इट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहां पर देखिए एक लॉजिक, यहां पर जो मीटर क्यूब है ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के आगे जो है नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसकी यूनिट नहीं होती, इसलिए इस यूनिट को मेजर्ड वैल्यू के साथ लिखा गया है. MCQs नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the number of significant figures and measurement of this is a number सेंटीमीटर आर. तो इस नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, रूल्स ऑफ जीरो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है ये MCQs. हमें पता है कि जीरो जो है वो 3 सूरतों में सिग्निफिकेंट होने के लिए उसकी 3 सूरतें हैं. अगर हमारे पास जीरो जो है वो किसी नंबर के लेफ्ट साइड में आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता. राइट साइड में किसी नॉन जीरो नंबर के आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा. 2 नंबर्स के बीच आएगा तब भी हमारे पास जीरो सिग्निफिकेंट होगी. तो यहाँ पर जो पहले 3 जीरो है ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है, सो ये हमारे पास होगी नॉन सिग्निफिकेंट. 7 नॉन जीरो नंबर, 0 इन दोनों के बीच, 6 के बाद 2 जीरो आ रही है राइट साइड में, तो यहां से आगे जितने भी नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट है. तो काउंट करते हैं, दैट इज 7 हमारे पास 1 0 2 8 3 6 is 4, 00 हमारे पास है 6. तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 हैव. ये MCQs हम 2 तरीकों से इसका आंसर दे सकते हैं. एक हमारे पास है डायरेक्ट आंसर. डायरेक्ट आंसर हम गेस करेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स में जो डेटा है उसमें सबसे कम जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसके जो आंसर है हम उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल लिखेंगे. यानी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट में जो डेसिमल प्लेसेस है वो है 3, सेकेंड में हमारे पास डेसिमल प्लेसेस 1 है. सो लिहाजा हम जो आंसर है वो 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकेंगे. तो इसी रूल्स के मुताबिक यानी हम डेसिमल जो आंसर है उसमें जो डेसिमल प्लेसेस है वो 1 होगी. तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक हमारे पास ये हो गया, और 25 जो है ये हमारे पास, ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है या जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, जबकि राइट साइड में हम फिर राउंडिंग ऑफ नंबर्स करते हैं. सो सबसे कम नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेटा में वो हमारे पास है 3. तो हमारे पास फाइनल आंसर में बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है. जबकि हमारे पास जो दूसरा मेथड है इसको हम कहते हैं आफ्टर आंसर. यानी हम आंसर को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आंसर को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा
उसको में हम राउंडिंग ऑफ नंबर करेंगे। तो जब हम 1.362 को 25 दिस इज 25.2 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास 2, 6, 3 and 2 that will be 5.1 and 5 that will be 6 and this is 26.562। तो हम जो आंसर है हमने उसको एक डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, यानी इस 62 को हमने हटाना है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर हम हटा रहे हैं अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो पीछे रह जाने वाला इंसान जो नंबर है उसके साथ एक ऐड हो जाएगा। सो दैट विल बी 26. ये 6 5 से ग्रेटर है तो इस 5 के साथ एक ऐड होगा, सो दैट विल बी 26.6। तो इसमें 26.6 में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 3 है, सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन अगेन एज 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ MCQs number 11 is like that. Compute the result to correct number of significant digits 1.513 meter plus 27.3 meter। अब देखिए जिस तरह हमारे पास MCQs नंबर 11 था उसी तरह हमारे पास MCQs नंबर 12 भी हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो आंसर है वो 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, क्योंकि जो डेटा है उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो 1 है, तो हमने 1 डेसिमल प्लेसेस तक जो है इसके आंसर लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगी डायरेक्ट गेसिंग से वो हमारे पास है ऑप्शन बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद दोबारा देखेंगे कि हमारे पास बी आंसर जो आंसर है वो आ रहा है कि नहीं, यानी 28.8 मीटर आ रहा है कि नहीं। सो दैट इज 1.5 दैट इज 1.513 इसके साथ ऐड करते हैं 27 दैट इज 27.3 को, सो दैट विल बी 3 1 अपनी जगह 5 and 3 8 हो के 8 दिस इज पॉइंट एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 2। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हमने आंसर को 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, बाकी जो नंबर्स है हम उसको राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल्स पर हटाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ड्रॉपिंग डिजिट है 1 वो 5 से लेस है, सो लास्ट रिमेनिंग डिजिट हमारे पास है 8 तो वो अपनी जगह पर आएगा। सो दैट विल बी 28.8 मीटर। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन बी, जो कि फर्स्ट रूल जो मेथड है उसको मुताबिक है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में भी हमने बताया था कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। ना MCQ नंबर 13 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि F7.635 and 4.81 are two significant numbers. Their multiplication and significant digit is। गेस करें। जैसे ही मैंने MCQ नंबर 11 एंड MCQ नंबर 12 को डिटेल से डिस्कस किया, इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 13 है। अब जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उससे आप आंसर को बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है वो हमारे पास है 2। तो हमारे पास जो आंसर है, जो आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, उसमें भी हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन दैट इज 36.72, क्योंकि ये इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस है वो हमारे पास है 2। डेटा में कम से सबसे कम जो डेसिमल प्लेसेस है वो भी हमारे पास है 2। तो आप इसी तरह करें कि 7.635 के साथ जो है 4.81 को मल्टीप्लाई करें और फिर रूल्स को अप्लाई करें, राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल्स को, तो आपके साथ आंसर आएगा यही C 36.72। Now the 4 MCQ नंबर 14 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the precision of the measurement as 38,500 किलोमीटर s। तो इसी तरह के नंबर में, यानी जब हमारे पास 10 के मल्टीपल में एक मेजर्ड वैल्यू गिवन हो तो वहां से प्रिसीशन हम नंबर ऑफ 0 के मुताबिक लेते हैं। जितने भी नंबर ऑफ 0 होंगे तो उसके साथ हम 1 लगाते हैं तो हमारे पास प्रिसीशन आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हमारे पास है 3,
सो इसी 30 के साथ हम लगाएंगे एक 1 एंड द लेफ्ट साइड, सो दैट विल बिकम एज 1000. So 1000 kilometer as the precision. That is option C is the correct option. MCQs number 15 हमारे पास कुछ इस तरह है कि M naught, L naught, T naught are dimensions of, मतलब this is not a dimensionless है. जब हमारे पास mass, लेंथ एंड टाइम का डायमेंशन 0 हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है. तो हमारे पास है स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी डायमेंशनल क्वांटिटी है. मैग्निफिकेशन ये भी डायमेंशनल क्वांटिटी है. सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दिस. अब स्ट्रेन कैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं द एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो एक्सटेंशन हमारे पास मीटर में होती है और लेंथ भी मीटर में होती है. सो मीटर मीटर के साथ काट जाएगा. हमारे पास जो स्ट्रेन है उसके एक पेवर नंबर आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो है रेशियो है, दैट इज सी डिवाइडेड बाय वी. सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, वी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम. तो इस स्पीड की ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड. नीचे भी जो वेलोसिटी है ये भी मीडियम में है, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड. ये दोनों एक दूसरे के साथ काट जाएगा तो हमारे पास एन की एक पेवर नंबर आएगी. मैग्निफिकेशन हमारे पास है जो रेशियो है, दैट इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो साइज ऑफ इमेज को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी सेंटीमीटर में लेते हैं. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ काट जाएगा, हमारे पास एक पेवर नंबर आएगा. सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है. नाउ एमसीक्यूज नंबर 16 जो कि आज का लास्ट एमसीक्यूज है. द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर. टॉर्क की डायमेंशन कौन सी है? तो देखिए टॉर्क की डायमेंशन को हम फाइंड करेंगे इसकी जो फिजिकल इक्वेशन है, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ से. आर हमारे पास है डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट हमारे पास है मीटर. एफ हमारे पास फोर्स है, इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन. न्यूटन फर्दर हमारे पास इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि जो फोर्स है वो हमारे पास बराबर होती है एफ इज इक्वल टू एम ए के. फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन, मास की यूनिट हमारे पास किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो डायमेंशन में इस चीज़ को याद रखिए. अगर आपने किसी भी चीज़ का डायमेंशन फाइंड करना है तो आपने न्यूटन को एंड टर्म ऑफ एस आई यूनिट ये आपने याद करना होता है. तो आपके लिए जो डायमेंशन की कैलकुलेशन हो फिर बहुत आसान हो जाएगी. तो यहाँ पर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सबसे पहले हम किलोग्राम को लेते हैं, सो दिस इज किलोग्राम. मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर एंड दिस इज सेकंड की पावर -2. अब किलोग्राम मीटर एंड सेकंड ये ऐसा यूनिट है, तो हम इसकी क्वांटिटीज को लिखते हैं. किलोग्राम हमारे पास मास की जो है यूनिट है, मीटर हमारे पास लेंथ की, सेकंड हमारे पास है टाइम की. सो हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ टॉर्क है वो है ml2 T-2. इसको हम इसी तरह रीड करते हैं कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क जो करेक्ट रीडिंग ऑफ डायमेंशन हमारे पास इसी तरह होती है कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क मास में 1 है, लेंथ में हमारे पास 2 है, टाइम में हमारे पास -2 है. ये करेक्ट जो है रीडिंग है डायमेंशन की. तो ये वाला हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है? दिस इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन.